नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग एक ऐसी जानकारी आपके लिए लेके आए हैं जिसका इंतज़ार पिछले 7-8 सालों में बहुत से विद्यार्थियों को है। वो है आपकी MPSI की जो परीक्षा है उसके संबंध में है कि किस तरीके की ये परीक्षा होगी, क्या परिवर्तन होने वाले हैं, इसकी प्रारंभिक परीक्षा में क्या आएगा, इसकी मुख्य परीक्षा कैसी होगी, इंटरव्यू किस तरीके का होगा, फिजिकल या शारीरिक दक्षता में आपसे क्या अपेक्षा रखी गई है। इन सारे विषयों पर हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं तो एक लंबे समय के बाद 24 जनवरी 2025 यानी कि कल एक नोटिफिकेशन आया है या गजट नोटिफिकेशन जिसे हम कह सकते हैं। तो ये मध्य प्रदेश के राजपत्र में आप लोग भी इसे चाहें तो देख सकते हैं। ये खबर प्रकाशित की गई है 24 जनवरी 2025 को, और इसमें क्या संशोधित किया गया है। तो जो आपके नियम थे एसआई परीक्षा के, उन नियमों को परिवर्तित कर दिया गया है। अब क्या परिवर्तन आया है इनमें, तो इस पर हम लोग बात कर लेते हैं कि जो परिवर्तन इस परीक्षा के माध्यम से आए हैं तो उसमें आप देखिए, समझिए यहाँ पर कि क्या परिवर्तन है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो पहला चरण होगा इस परीक्षा का वो होगी आपकी प्रारंभिक परीक्षा। फिर इसके बाद प्रारंभिक परीक्षा कैसी होगी, तो क्वालिफाइंग नेचर की होगी। इसके जो मार्क्स हैं वो आपके अंतिम परिणाम में या आपके सिलेक्शन में इनका कोई भी महत्व नहीं होगा, सिर्फ इस रूप में कि प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करके आप मुख्य परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। तो इसके बाद जो दूसरा चरण होगा वो प्रारंभिक परीक्षा के बाद लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षण रहेगा। इसके बाद हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि जो प्रारंभिक परीक्षा है वो कितने मार्क्स की होगी, इसमें कौन कौन से विषयों को शामिल किया जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रारंभिक परीक्षा की जो अवधि है, समय जो है, ये 2 घंटे का रहेगा और इसमें कुल 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। एक बात और आपको जो अच्छे से ध्यान रखनी है कि इस परीक्षा में किसी तरीके की जो प्रारंभिक परीक्षा है उसमें नेगेटिव मार्किंग या ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा। तो ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा। तो इसके विषय जानते हैं। सबसे पहले तो देखिए, एक इसमें हिंदी भाषाई बोध, हिंदी कॉम्प्रिहेंशन, अंग्रेजी भाषाई बोध यानी इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, विश्लेषणात्मक क्षमता, चौथा आपका इतिहास, पांचवा भूगोल, छठवा आपका विज्ञान, सातवां नागरिक शास्त्र यानी कि सिविक्स, आठवां बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान यानी बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, तर्क शक्ति रीजनिंग, और 10 आपका करंट अफेयर। तो इन सेक्शन से मिलकर आपका जो प्रारंभिक परीक्षा है जिसमें 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, ये आपका बनेगा। तो 100 क्वेश्चन में आपका हिंदी कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, विशेषात्मक क्षमता, इतिहास यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, सिविक्स, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, तर्क शक्ति यानी रीजनिंग और करंट अफेयर, इन सेक्शंस को आपका रखा जाएगा। इस परीक्षा के आधार पर जब आप इस परीक्षा को क्वालिफाई कर लेंगे फिर आप मुख्य परीक्षा में अपीयर होंगे। तो मुख्य परीक्षा 2 अलग अलग सत्रों में होगी, ठीक है, इसकी हम लोग बात करेंगे। और मुख्य परीक्षा में आपके 2 प्रश्न पत्र होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 को हम जीएस पेपर 1 भी कह सकते हैं, सामान्य अध्ययन पेपर 1, और पेपर 2 को जीएस पेपर 2 के रूप में भी हम देख सकते हैं। अब प्रश्न पत्र जो 1 होगा वो 300 अंकों का रहेगा। मतलब जीएस 1 के पेपर में जो टोटल मार्क्स होंगे आपके वो 300 होंगे, ठीक है, और ये 2 घंटे के टाइम पीरियड में रहेगा। दूसरी तरफ जो पेपर 2 होगा वो भी आपका 300 अंकों का ही होगा और उसके लिए भी आपको 2 घंटे के लिए ही समय दिया जाएगा। फिर तकनीकी परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा में चयन के बाद अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा के साथ तकनीकी लिखित परीक्षा भी देनी होगी। तो जो टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं, जो तकनीकी पदों के लिए
क्वालिफाइड स्टूडेंट होंगे वो तकनीकी परीक्षा भी इसके साथ देंगे। मुख्य परीक्षा से पृथक दिवस पर अधिकतम 300 अंकों की इनकी तकनीकी परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसकी अवधि 2 घंटे की रहेगी। तो अगर ऐसे स्टूडेंट जो तकनीकी रूप से भी इस परीक्षा को देंगे तो उनके लिए एक पेपर आपकी टेक्निकल एग्जाम का भी यहाँ पर होगा। तो ये हो जाती है आपकी तकनीकी विषय से संबंधित बात। अब उसमें गणित, भौतिकी और रसायन विज्ञापित पाठ्यक्रमों के आधार पर एक प्रश्न पत्र रहेगा। तो ये आपकी मुख्य परीक्षा है जो कि तकनीकी छात्रों के लिए है। अब इसके जब हम आगे बात करते हैं तो नेक्स्ट जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बच्चों के मन में होता है कि इसमें शारीरिक दक्षता परीक्षण किस रूप में होगा। तो फिजिकल टेस्ट की हम बात करें तो ये आपका 100 अंकों का रहेगा। अब देखिए आप समझिएगा अच्छे से, प्रारंभिक परीक्षा आपकी हो गई एक, फिर इसके बाद मुख्य परीक्षा जो कि 600 अंकों की, 300 के 2 पेपर आपके हो जाएंगे, और फिर आपका शारीरिक दक्षता वाला जो पेपर है, ये जो आपकी स्थिति है शारीरिक दक्षता की, ये 100 अंकों का रहेगा। अब इसमें 800 मीटर की दौड़ जिसके आपको अधिकतम अंक कितने होंगे 40, लंबी कूद लॉन्ग जंप 30 अंक और गोला फेंक 30 अंक। तो इस तरीके से 100 अंकों का या 100 मार्क्स का आपका शारीरिक दक्षता परीक्षण रहेगा। अब इसमें कितने चीजें लाने पर आपको कितने अंक प्राप्त होंगे इसकी जानकारी हम आपको आगे देंगे। द्वितीय चरण में आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो पद रहेंगे, जैसे गैर तकनीकी पदों में सूबेदार, उप निरीक्षक, सब इंस्पेक्टर, विशेष सशस्त्र बल, जिला कार्यपालिक बल, विशेष शाखा, और तकनीकी पदों में उप निरीक्षक, रेडियो, फिंगरप्रिंट, प्रश्नवाचक दस्तावेज, फोटो, आयुध आदि के लिए पृथक पृथक प्रवीण सूचियां या मेरिट लिस्ट जो है वो आपकी बनाई जाएंगी, जिनमें विज्ञापन में रिक्त पदों की संख्या से 3 गुना अधिक उम्मीदवारों को यहाँ पर लिया जाएगा। फिर हम आगे बात करते हैं कि साक्षात्कार की स्थिति क्या रहेगी। तो साक्षात्कार आपका 50 अंकों का रहेगा। तो अगर ओवरऑल आप देखें तो आपका पेपर कितने मार्क्स का हो गया, 600 की आपकी मुख्य परीक्षा हो जाती है, 100 नंबर का आपका फिजिकल हो जाता है, तो 700 और 50 मार्क्स का आपका साक्षात्कार हो जाता है। तो इस तरीके से एमपीएसआई की परीक्षा में जो आपकी मुख्य परीक्षा, साक्षात्कार और फिजिकल टेस्ट तीनों को मिला के जब हम अंकों की बात करते हैं तो ये 750 अंक होंगे जो आपकी मेरिट को बनाएंगे। अब हम आ जाते हैं मुख्य परीक्षा के सिलेबस पर, क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चों को जो मन में सवाल होता है कि इसका सिलेबस क्या रहेगा, उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए आपको सिलेबस की, हम मुख्य परीक्षा का जो सिलेबस है उसके पेज पर हम सीधे आपको ले चलते हैं। ये रहा आपका मुख्य परीक्षा का सिलेबस। तो जैसा मैंने आपको बताया कि मुख्य परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। इनका समय 2 घंटे का रहेगा और कुल मार्क्स जो होंगे वो 300 के होंगे। अब ये जो प्रश्न पत्र हैं दो, इन 2 प्रश्न पत्रों को आप 2 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे तो टोटल मार्क्स तो इसके 300 हो जाते हैं। लेकिन जब आप इन्हें अलग अलग डिवाइड करते हैं तो अलग अलग आप देखेंगे कि इनके प्रश्न पत्रों की स्थिति कैसी होगी। तो ये एक होगा पार्ट ए और एक होगा पार्ट बी। तो पार्ट ए जो होगा वो आपका 150 अंकों का या 150 मार्क्स का होगा और पार्ट बी आपके 150 का ही होगा। और ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है कि गलत उत्तरों के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाएंगे। तो मेंस में यहाँ पर या मुख्य परीक्षा में, इस मेंस की अगर हम बात करते हैं तो आपकी क्या रहेगी, नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है कि मेंस जो होगा उसमें नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन किया गया है। ठीक, अब इनके सिलेबस पे आगे आते हैं एग्जाम पैटर्न के बाद में हम। तो ये प्रश्न होंगे कैसे, तो मुख्य परीक्षा के जो प्रश्न होंगे ये भी आपके वस्तुनिष्ठ या ऑब्जेक्टिव ही प्रश्न होंगे और इनमें आपके कैसे, तो नेगेटिव मार्क होंगे। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये जो पेपर हैं आपके,
तो इन पेपर में आप देखिए कि जनरल स्टडीज 1 और जनरल स्टडीज 2 में जो सिलेबस रहेगा अब हम उसकी बात कर लेते हैं। तो हम आते हैं पहले प्रश्न पत्र 1 पर। तो प्रश्न पत्र 1 या पेपर 1 जो कि दो पार्ट में डिवाइड है, पार्ट ए और पार्ट बी, यानी कि भाग का और भाग खा, जो कि 150 के हैं। तो जो पहला भाग है पेपर 1 का वो है आपका इतिहास और भारतीय समाज। अब इसके सिलेबस पे थोड़ी सी हम बात करते हैं। भारत का इतिहास, हड़प्पा सभ्यता, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, हर्षवर्धन, 11वीं सदी से 14वीं शताब्दी तक उपमहाद्वीप में आए यात्रियों द्वारा किए गए सामाजिक जीवन के विवरण। यहाँ पे रुक के आपको ये समझना होगा कि इन्होंने इसको क्लियर कर दिया कि जो 11वीं शताब्दी है से लेकर 14वीं शताब्दी तक जो भारत में यात्री आए हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल दूं आपको कि मोरक्को से इब्न बतूता भारत आया, तो उसकी जो यात्रा विवरण है वो किताबुल रहला या रहला है, तो उसने रहला में जो भारत का वर्णन प्रस्तुत किया है। यहां से प्रश्न आपके बन सकते हैं। दूसरा, सीधा पूछ लेंगे कि भाई ये किन के समय में भारत आया। इसके बाद अलबरूनी जैसे भारत आए, तो किसके साथ भारत आए, इन्होंने क्या बताया है, किताबुल हिंद इनकी रचना है। तो इस तरीके के प्रश्न आपके यहाँ से बनेंगे। फिर भक्ति और सूफी परंपराएं, तो भक्ति काल में जैसे आदि शंकराचार्य जी की बात अभी लगातार बहुत हो रही है, इनके लिए एकात्म धाम बनाया गया है, आपको पता हो, ओंकारेश्वर खंडवा में। तो इन पर भी चर्चा की जाएगी। फिर सूफी संत जैसे निजामुद्दीन औलिया और बाकी जो सूफी संत हैं। विजयनगर साम्राज्य, तो विजयनगर साम्राज्य और उससे संबंधित सारे वंश। मुगल साम्राज्य, तो मुगल साम्राज्य में आपके बाबर से लेके हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, ठीक है, औरंगजेब तक के। अब मुगल साम्राज्य इतना खत्म नहीं होता, फिर इसके बाद उत्तर मुगल आते हैं, तो इन पर भी प्रश्न बनेंगे। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी, इसमें भारत में उपनिवेश बाद 1857 की क्रांति, औपनिवेशिक नगरीकरण, नगर योजना, महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। तो किस तरीके के राष्ट्रीय आंदोलन किए हैं गांधी जी के, थे कांग्रेस ने किस तरीके से पार्टिसिपेट किया, तो ये सारी चीजें। संविधान का निर्माण, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे फॉर्म हुआ। फिर स्वतंत्रता के बाद देश के भीतर समेकन और पुनर्गठन, तो स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से हुआ। भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं, भारत की विविधता, भारत और मध्य प्रदेश की जनसांख्यिकी, मध्य प्रदेश की जनजातियां बहुत इंपॉर्टेंट है, जनगणना से हमेशा प्रश्न आए हैं, तो इंडिया और एमपी की जो सेंसस या जनगणना है वो क्लियर कर दिया है उन्होंने। प्रदेश की जनजातियां दिया है। फिर इन्होंने पांचवा हिस्सा जो इसका दिया है, महिला और महिला संगठनों की भूमिका। तो महिलाओं की भूमिका क्या है, महिलाओं से संबंधित जो संगठन है उनकी भूमिका क्या है, जनसंख्या है, संबद्ध मुद्दे हैं, गरीबी है, गरीबी क्या है, गरीबी के लिए कौन कौन सी समितियां बनी, इन सब से संबंधित, शहरीकरण, शहरीकरण की समस्याएं और इनके उपचार। ये आपका पांचवें हिस्से में। और छठवें हिस्से में भारतीय समाज का वैश्विक, तो भारतीय समाज पर जो वैश्वीकरण का प्रभाव है, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी, ये आपके 6 पार्ट। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि जो पेपर 1 का पार्ट ए है, जिसे हम इतिहास और भारतीय समाज के रूप में जानते हैं, उसमें एक हिस्सा आपके भारतीय इतिहास का है, 2 स्वतंत्रता के बाद के भारत का समेकन और संगठन है, 3 भारतीय समाज है, चौथा आपकी जनसंख्या जनगणना से है, जनजातियों से है, पांचवा हिस्सा महिलाओं से संबंधित, और छठवा हिस्सा जो है वो भारतीय समाज पर वैश्वीकरण के क्या प्रभाव हैं, ये आपका रहेगा। तो ये आपके 150 मार्क्स का पार्ट ए होगा पेपर 1 का। अब पार्ट बी पर बात करें पेपर 1 के, तो पार्ट बी के अंतर्गत भारत में शासन व्यवस्था, संविधान, राजनीति, सामाजिक न्याय और विधान, इन टॉपिकों से रिलेटेड प्रश्न होंगे। अब इसमें भी इन्होंने कैटेगराइज किया है। तो 1 में भारतीय संविधान, ऐतिहासिक आधार उसके कि संविधान, जैसे संविधान सभा की मांग सबसे पहले 1934 में की गई थी, किसने की थी, उससे संबंधित चीजें हैं। कांग्रेस द्वारा कब मांग की गई, स्वराज पार्टी द्वारा कब मांग की गई, तो ये सब आपके इसमें आ जाएंगे किस तरीके से। फिर संविधान का विकास, तो शुरू से लेके 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेके
50 तक हमारे संविधान बन जाने के बीच में जो भी घटनाक्रम हुआ है वो सब इसमें शामिल होगा। फिर विशेषताएं, संविधान के संशोधन, कौन कौन से अमेंडमेंट हुए हैं, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना, ये हमारा पार्ट बी जो था उसका पहला सेक्शन होगा। दूसरे सेक्शन में संघ और राज्यों के कार्य, उत्तरदायित्व, संघीय ढांचे से संबंधित मुद्दे, चुनौतियां, स्थानीय स्तर तक शक्तियां, वित्त, ये सब चीजें आपकी आएंगी। और इसका जो तीसरा हिस्सा होगा, विभिन्न अंगों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, विवाद निवारण तंत्र और संस्थाएं। तो सेपरेशन ऑफ पावर किस तरीके से होगी, इनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, संस्थाएं कौन कौन सी हैं। चौथे पार्ट में हम संघ, बेसिकली संसद और राज्य विधायिका, तो जो पार्लियामेंट है और स्टेट लेजिस्लेचर है उसको हम देखेंगे। पांचवें पार्ट में कार्यपालिका और न्यायपालिका है, तो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, उसकी संरचना और जो कार्य हैं वो हम देखेंगे। और इसके छठवें पार्ट में केंद्र राज्यों के द्वारा आबादी के कमजोर वर्गों के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनकी सुरक्षा और उनसे संबंधित जो कानूनी संस्थाएं हैं उसकी हम बात करेंगे। और उसके बाद जो सातवां पार्ट होगा इसका, वो होगा गरीबी और भूख से संबंधित मुद्दे। तो पेपर 1 के पार्ट बी में आपके कुल 7 सेक्शन होंगे, जबकि पार्ट ए में यहाँ पर कुल 6 सेक्शन थे, लेकिन दोनों को लिए जो मार्क्स होंगे वो 150 मार्क्स रहेंगे। और देखिए सिलेबस चूंकि बड़ा कर दिया है तो इससे आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, चूंकि जो दे दिया है करना तो आपको उसी के साथ है। तो इसमें हम एसएसएन क्लासेस आपको इसके लिए एक प्रॉपर बैच और जो भी हमारी तरफ से आप लोगों को सहयोग हो सकता है वो प्रदान करेंगे। आप चाहें तो हमारे यहाँ ऑनलाइन बैच या ऑफलाइन बैच जो भी आप चाहें वो ज्वाइन कर सकते हैं और ये आपका पूरा सेक्शन बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। इसका एक दूसरा सकारात्मक पहलू अगर आप समझने की कोशिश करें तो देखिए, अगर आप एक अच्छे सिलेबस के साथ तैयारी करते हैं तो आपको, आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि आप एमपीपीएससी की तैयारी भी कर सकते हैं, आगे चल के यूपीएससी की भी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि आप डर जाते हैं इससे, तो फिर आप आगे आगे ही नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि लंबे समय के बाद वैकेंसी आ रही है तो आपके पास एक बहुत अच्छा अवसर है। अब हम बात करते हैं पेपर 2 की। तो पेपर 2 जो है आपका, ये भी 300 नंबर का या 300 मार्क्स का रहेगा। इसको भी भाग ए और बी में, यानी पार्ट ए और बी में बांटा गया है। इसके अंतर्गत पार्ट ए की बात करें तो करेंट अफेयर, प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास, पर्यावरण, एनवायरनमेंट और आंतरिक सुरक्षा, इन सेक्शंस में इसे बांटा गया है। तो इसको हम देखते हैं। जैसे वन आपका क्या है, करंट अफेयर से संबंधित है। 2 साइंस एंड टेक्नोलॉजी है और डेली लाइफ में साइंस एंड टेक का क्या यूज है इस पर है। 3 आपका सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे चैट जीपीटी पे आजकल बहुत बात चल रही है, बौद्धिक संपदा अधिकार, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जैसे पेटेंट हैं, जीआई टैग वगैरह हैं। तो इन सब से संबंधित क्वेश्चन होंगे। और पार्ट 4 जो होगा वो होगा संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण, क्षरण, पर्यावरण प्रभाव का आकलन, यानी एनवायरनमेंट से रिलेटेड सेक्शन होगा चौथा। और पांचवा आपका इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था, योजना, संसाधन को जुटाने, प्रगति, विकास और रोजगार से संबंधित विषय इसमें शामिल किए जाएंगे। और 6 जो होगा वो न्यू टेक्नोलॉजी जो अभी आई है, सुदूर संवेदन और जीपीएस, जीआईएस, नैनो टेक्नोलॉजी, पुलिसिंग, क्रीड़ा, इनसे संबंधित होंगे। 7वें पार्ट में कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, यानी कि परंपरागत और गैर परंपरागत और नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों की बात की जाएगी, जैसे सोलर एनर्जी, इन सब पर बात होगी। 8वां जो इसमें सेक्शन होगा वो लोकतंत्र में पुलिस सेवाओं की भूमिका, रोल ऑफ पुलिस सर्विस इन डेमोक्रेसी, ये एक अच्छा सेक्शन है जो जोड़ा गया है। विकास और उग्रवाद, आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौतियां उत्पन्न करने वाले बाह्य राजकीय एवं गैर राजकीय कारकों की आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों को उत्पन्न करने में भूमिका। 10वां सेक्शन होगा। 11वां सेक्शन होगा आईसीटी से संबंधित, संचार नेटवर्क और उससे रिलेटेड। 12वां जो होगा बाह्य और आंतरिक सुरक्षा, यानी एक्सटर्नल और इंटरनल सिक्योरिटी के जो मुद्दे होंगे उनसे रिलेटेड होगा। और 13 नंबर का जो होगा वो संगठित अपराध और टेररिज्म या आतंकवाद से रिलेटेड होगा। तो पेपर 2 का जो पार्ट ए है इसमें 13 सेक्शन को शामिल किया जाएगा, जिनमें आपका संगठित अपराध, इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी, उससे पहले 11th वाले पार्ट में संचार नेटवर्क,
10 में आप आंतरिक सुरक्षा और उससे संबंधित चुनौतियां, 9th में विकास, 8th वाले में पुलिस सेवाएं, 7 में परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत यानी कि रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, न्यू टेक्नोलॉजीज 6 में, 5 में आपकी अर्थव्यवस्था इकोनॉमी, 4 में आपका पर्यावरण, 3 में आपकी सूचना प्रौद्योगिकी और 2 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और 1 जो होगा वो आपका करंट अफेयर से संबंधित होगा। तो ये 150 मार्क्स के लिए आपका पेपर 2 का पार्ट ए रहेगा। इसके बाद आते हैं हम पेपर 2 के पार्ट बी पर। तो पेपर 2 का पार्ट बी जो है ये तर्क और अंकों की व्याख्या है, यानी यहाँ हम मैथ और रीजनिंग को स्पेशली देखेंगे। तो इसमें आधार संख्याएं और सांख्यिकी है, फिर दूसरा जो है वो आंकड़ों का प्रबंधन है, मीन मोड मीडियन आ जाएंगे, यहाँ रेशो प्रोपोर्शन आपका तीसरे में आ जाएगा, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, एसआई सीआई, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सब आ जाएंगे। 5th पार्ट में आपकी क्षेत्रमिति क्षेत्रफल, और 6th पार्ट में आपकी तार्किक शक्ति, और 7th पार्ट जो होगा आपका सॉरी 7th पार्ट इसमें नहीं रहेगा। तो ये टोटल 6 सेक्शन में, ओवरऑल आप इसे सिंपल भाषा में समझें तो ये मैथ्स और रीजनिंग का सेक्शन होगा जो 150 मार्क्स का रहेगा। तो जो बच्चे पहले से एमपीपीएससी, यूपीएससी, व्यापम, रेलवे, एसएससी इनकी तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये सेक्शन आसान रहेगा, क्योंकि मैथ रीजनिंग वो पहले से भी पढ़ते चले आ रहे हैं। मेन जो आपको फोकस करना होगा वो जनरल स्टडीज के पेपर 1 पर और पेपर 2 के पार्ट ए पर करना होगा, जिसमें जीएस का एक बड़ा सेक्शन अब यहाँ पर जोड़ दिया गया है और जिसके लिए आपको एक प्रॉपर तैयारी की आवश्यकता होगी। तो ये हो जाता है आपका सिलेबस से संबंधित बात, जो हमने प्रीलिम्स के सिलेबस की बता दी, मेंस के सिलेबस की बता दी। अब हम फिजिकल टेस्ट की बात करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि फिजिकल टेस्ट जो है वो टोटल 100 अंकों का रहेगा, 100 मार्क्स रहेंगे। सबसे पहले गैर तकनीकी नॉन टेक्निकल पद की बात करते हैं, वो भी मेल या पुरुष के लिए। तो यहाँ पर 3 चीजें थी आपको पता है, एक थी दौड़ 800 मीटर की, एक थी लंबी कूद और एक थी गोला फेंक। तो इसमें मेल कैंडिडेट के लिए जो क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है, जैसे मान लीजिए अगर आप 198.3 सेकेंड 198.3 सेकेंड से अधिक का अगर समय लेंगे तो आपको यहां सिर्फ 0 अंक मिलेंगे। और अगर आप लंबी कूद में 2.96 से मीटर से कम अगर आप कूदेंगे तो भी आपको 0 अंक मिलेंगे। और अगर आप 3.83 से कम गोला फेंकेंगे तो भी आपको 0 अंक मिलेंगे। यानी कि अब बात करते हैं कि 198.3 सेकेंड में अगर आप 800 मीटर की दौड़ पूरी करते हैं तो आपको सिर्फ 1 अंक मिलेगा, यानी ये तो मिनिमम हो गया। और 2.96 मीटर की लंबी कूद करते हैं तो भी आपको 1 अंक मिलेगा, और 3.83 मीटर अगर आप गोला फेंकते हैं तो भी आपको सिर्फ 1 अंक मिलेगा। इसी चीज को अगर हम हाईएस्ट लेवल पे लेके चलते हैं कि भाई मैक्सिमम कितने मिल सकते हैं, तो आप यहां देखिए कि जो आपका दौड़ वाला हिस्सा 40 अंकों का था, अगर आप 124.2 सेकंड से कम समय में अगर आप अपनी दौड़ को रेस को पूरा कर लेते हैं तो आपको यहाँ 40 के 40 अंक मिल जाएंगे। अगर आप थोड़े कम समय में कर पाते हैं, मान लीजिए कि आप 124.2 सेकंड में ही करते हैं तो आपको 40 है, उससे थोड़े से कम 126.1 सेकंड में करेंगे तो आपको 39 अंक यहाँ पे मिल जाएंगे। यानी आपकी जितनी अच्छी स्पीड होगी आपको यहाँ उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब दूसरी चीज थी लंबी कूद। तो लंबी कूद में अगर आप 5.57 मीटर 5.57 मीटर या उससे अधिक अगर आप लंबी कूद करते हैं, लॉन्ग जंप करते हैं, तो आपको पूरे 30 नंबर मिलेंगे। और इससे अगर आप कम करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स जो है वो यहाँ पर कम होते जाएंगे। फिर गोला फेंक में भी बात करें तो 8.76 मीटर अगर आप गोला फेंकते हैं या उससे अधिक आप गोला फेंक देंगे
तो आपको पूरे 30 नंबर मिलेंगे और उससे थोड़ा कम मिलेंगे। जैसे मान लीजिए आपने 8.59 मीटर गोला फेंका तो उस स्थिति में आपके मार्क्स कम हो जाएंगे, या उससे और कम करेंगे तो आपके मार्क्स और कम हो जाएंगे। तो ये आपका फिजिकल टेस्ट रहेगा, ये आपको ध्यान रखने हैं। और लंबी कूद और गोला फेंक प्रत्येक के लिए 3 अवसर दिए जाएंगे, तो आप 3 बार इसे फेंक सकते हैं। अब 3 बार में अगर आप जो हाईएस्ट फेंकेंगे वो आपका काउंट हो जाएगा, या जो कूदेंगे। अब गर्ल्स के लिए, महिलाओं के लिए बात करते हैं। तो महिलाओं के लिए यहाँ पर जो टाइम सेकंड है वो थोड़ा अलग है। तो यहाँ 261.8 सेकंड में से अधिक टाइम में अगर आप अपनी रेस पूरी करेंगे तो आपको रेस के लिए या दौड़ के लिए कोई भी मार्क्स नहीं मिलेंगे, 0 मार्क्स मिलेंगे। लंबी कूद अगर 2.04 मीटर से कम होगी तो भी आपको 0 मार्क्स, और 2.85 मीटर से कम अगर आप गोला फेंकेंगे तो भी 0 मार्क्स दिए जाएंगे। अब हम अगर इसी को अधिकतम पर देखें कि भाई अधिकतम हम कितना फेंकें और कितना करें तो हमें पूरे मार्क्स मिल जाएं, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप 176 कितना 176.0 सेकेंड या 176 सेकेंड में अगर आप अपनी रेस पूरी करते हैं, या उससे कम समय में आप अपनी रेस पूरी करते हैं, तो आपको अधिकतम 40 मार्क्स मिल जाएंगे। मान लीजिए आपने थोड़ा सा समय ज़्यादा लिया, 178.2 सेकेंड का समय लिया, तो आपको इसमें रेस में 39 मार्क्स मिलेंगे। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा ये चीज़ कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं लंबी कूद की, तो लंबी कूद या लॉन्ग जंप में अगर आप 4.36 मीटर या उससे अधिक लंबी कूद करते हैं तो आपको पूरे 30 नंबर मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप उससे थोड़े से कम, मान लीजिए आपने 4.28 मीटर का गर्ल्स ने लंबी कूद की, तो आपको उस स्थिति में केवल 29 मार्क्स ही मिलेंगे। यही सेम चीज आपकी गोला फेंक पर होगी कि अगर आपने 7.2 मीटर या उससे अधिक गोला फेंका तो आपको पूरे 30 नंबर मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपने मान लीजिए 7.05 मीटर फेंका तो 29 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने मान लो 6.9 मीटर फेंका तो आपको 28 मार्क्स मिलेंगे। अब मान लो आपने 6.75 मीटर ही फेंका तो आपको उस स्थिति में 27 मार्क्स जो हैं वो यहाँ पर मिलेंगे। तो इस रेंज में आपको ध्यान रखना है कि आप लंबी कूद और गोला फेंक या फिर दौड़ में जिस तरीके से परफॉर्मेंस करेंगे उसके अकॉर्डिंग रहेगा। यहाँ पर गोले का जो वजन है वो आपको ध्यान रखना है कि कितना है, तो 4 किलोग्राम रहेगा। और वही जैसे कि बॉयज के लिए था, लंबी कूद और गोला फेंक तीनों के दोनों के लिए आपको 3 चांस या 3 अवसर यहाँ पर दिए जाएंगे। ये हो जाता है आपका। फिर बात करते हैं थोड़ी तकनीकी पदों की बात कर लें, तो भूतपूर्व सैनिक और तकनीकी पदों के लिए क्या स्थिति है। तो पुरुष के लिए वही 800 मीटर लंबी कूद है और गोला फेंक है। तो यहाँ पर भी इनका जो क्राइटेरिया दिया गया है वो मिनिमम और अधिकतम का जो दिया गया है तो वो इस तरीके से रहेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो टेक्निकल पोस्ट हैं या एक्स सर्विस मैन है उनको 146.6 सेकेंड या उससे कम में अगर ये रेस पूरी करते हैं तो इन्हें 40 अंक दिए जाएंगे। और अगर ये 4.84 मीटर या इससे अधिक लंबी कूद करते हैं तो इन्हें 30 अंक दिए जाएंगे। और 8.73 मीटर या उससे अधिक देते हैं तो जो टेक्निकल पद वाले हैं उनको 30 अंक दिए जाएंगे। और उसके अकॉर्डिंग जितना आप कम करते हैं जैसे, तो उसके अकॉर्डिंग आपके मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे दिया गया है। तो ये है। फिर तकनीकी अगर आप महिला की बात कर लें तो महिलाओं के लिए ये क्राइटेरिया यहाँ पर दिया गया है कि जो महिलाएं हैं मान लीजिए 220 सेकंड से कम टाइम में अगर अपनी दौड़ पूरी कर लेती हैं जो तकनीकी क्षेत्र से संबंधित हैं तो वो 40 अंक उन्हें दिए जाएंगे। और यही लंबी कूद में 3.67 मीटर या इससे अधिक का लंबी कूद करती हैं तो 30 अंक, और 7.05 मीटर या उससे अधिक की करती हैं तो 30 अंक यहाँ पर दिए जाएंगे। वजन वही है, पहले भी 4 किलोग्राम था गोला फेंक का वही, और 3 अवसर वहां भी लंबी कूद और गोला फेंक में आपको मिल रहे थे। तो तकनीकी पदों में भी यही स्थिति आपको दी जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका पूरा सिलेबस और उससे संबंधित बातें।
इसको मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ कि वास्तविक स्थिति है क्या। तो देखिए, एक होगी आपकी प्रारंभिक परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा आपकी 100 अंकों की रहेगी, 100 मार्क्स की, 100 क्वेश्चंस रहेंगे और ये क्वालिफाइंग नेचर की है और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ऑब्जेक्टिव पेपर होंगे आपके दोनों ही, पहली बात तो ये है। तो ये ऑब्जेक्टिव रहेंगे और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। दूसरे चरण की जब हम बात करें तो मेंस या मुख्य परीक्षा होगी और मुख्य परीक्षा में आपके एक GS1 और एक GS2 पेपर रहेंगे। ठीक है, तो GS1 भी आपका 300 मार्क्स का रहेगा और GS2 भी आपका 300 मार्क्स का रहेगा। इसमें पार्ट ए और बी आपके रहेंगे, तो ए और बी, और इनको आप 150 मार्क्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये आपका हिस्ट्री और सोशियोलॉजी वाला है और दूसरा आपका पॉलिटी वाला सेक्शन है। इसमें जो 300 मार्क्स हैं इनको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है GS2 को, ए और बी। और ए फिर से वही 150 मार्क्स का जो आपका साइंस, टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट इससे संबंधित है, और पार्ट बी जो है आपका वो मैथ और रीजनिंग से संबंधित है और 150 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, और इस पेपर के लिए आपको 2 आवर्स का समय दिया जाएगा और ये 300-300 नंबर के रहेंगे। फिर इसके बाद आपका जो साक्षात्कार है या इंटरव्यू जो है वो 50 मार्क्स का रहेगा और फिजिकल टेस्ट या शारीरिक दक्षता टेस्ट जो है वो आपका 100 मार्क्स का रहेगा। तो टोटल जो एग्ज़ाम जिससे आपकी मेरिट बनेगी वो आपका 600 का मीन्स, 100 का फिजिकल टेस्ट और 50 का, तो ये टोटल 750 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा जिसके आधार पर आपकी मेरिट डिसाइड की जाएगी। तो इस तरीके से हमने आपको जो मध्य प्रदेश के सब इंस्पेक्टर परीक्षा है उससे संबंधित सारी चीज़ों को आपको बता दिया है। फिर भी आपको अगर कोई डाउट क्वेरी है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, और पढ़ने से संबंधित कुछ बैच से संबंधित जानकारी या कोई अन्य जानकारी हम आपको जल्दी ही उपलब्ध कराएंगे। आप कोई हमारा बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।